खिजर खान ने अपने तंबू में अपने सेनापति को बुलाया और कहा, मोहम्मद खान, मैंने सुना है लालगढ़ किले में बहुत सुंदर सुंदर महल बना रखे हैं जय सिंह ने। बहुत अच्छा सुना है ये किला। मुझे जीत चाहिए इस किले पर। हर हालत में ये किला जीतना है हमें। सुल्तान, आप चिंता मत करें, हमारी जीत पक्की है। बहुत जल्द लालगढ़ के किले पर हमारा कब्जा होगा। बात लगभग 200 साल पहले की है, जब राजा जयसिंह ने लालगढ़ किले में परियों के लिए एक बहुत सुंदर महल बनाया था। आज 200 साल बाद उसी परियों के महल को लोग लालगढ़ की लाल कोठी के नाम से जानते हैं और भूतों की कोठी कहते हैं, और वहाँ कोई नहीं जा सकता। परंतु कमाल की बात तो यह है कि आज भी इस कोठी की चमक दमक वैसी की वैसी ही लगती है। आज इस कोठी की कहानी बताएंगे कि कैसे परियों के महल से यह भूतों की कोठी बन गई। जब तक राजा जयसिंह जीवित रहे तब तक इस महल में परियां रहती थी और रोजाना परियों का नृत्य हुआ करता था। फिर एक दिन राजा जयसिंह मृत्यु को प्राप्त हो गए और उनका बेटा विक्रमजीत ने गद्दी संभाली, लेकिन विक्रमजीत ज्यादा लंबे समय तक अपनी सत्ता लालगढ़ किले पर कायम नहीं रख सका। और जब विक्रमजीत ने देखा कि अब काली घाटी में खिजर खान का दबाव ज्यादा बढ़ गया है और किसी भी समय लालगढ़ किले पर खिजर खान का कब्जा हो सकता है, तो विक्रमजीत ने लालगढ़ का किला छोड़ दिया और रामगढ़ के अपने पुराने किले में आकर रहने लगे। फिर एक दिन लालगढ़ के किले पर विक्रमजीत की सेना को हराकर कब्जा कर लिया सुल्तान खिजर खान ने। तभी सेनापति ने सुल्तान को बोला, मुबारक हो सुल्तान, हमने कहा था ना आपको, लालगढ़ के किले पर हमारी जीत पक्की है। मगर सेनापति जी, किले में महलों के सिवा तो कुछ नजर नहीं आ रहा। राजा विक्रमजीत कहीं नहीं मिले, उनका परिवार कहीं नहीं मिला, उनका महल खाली पड़ा है, कुछ भी तो नहीं है यहाँ पर। अब आप किले में अच्छी तरह से खोजबीन करें कि कहीं पर कोई खजाना वगैरह भी है या वो भी सब खाली पड़ा है। कोई बात नहीं सुल्तान, अब आप आराम फरमाएं, मैं जल्द ही खोजबीन करके आपको बताता हूँ कि हमारे लिए कुछ है या नहीं। और फिर सेनापति मोहम्मद खान अपने कुछ चुनिंदा सिपाहियों को साथ लेकर किले में छानबीन करने निकल गया, परंतु उन्हें किले में कुछ खास नहीं मिला। लगभग किला खाली था और राजा विक्रमजीत के सभी आदमी वहाँ से जा चुके थे। कोई खास सामान भी सेनापति को नहीं मिला, बस कुछ बचा खुचा ही सामान पड़ा था, या फिर खाद्य भंडार में उन्हें अनाज वगैरह काफी मिल गया। लेकिन सेनापति जिन दो चीजों की खोज के लिए वहाँ निकला था वह उसे अभी नहीं मिली थी। एक खजाना और दूसरा वह रास्ता जहाँ से राजा विक्रमजीत सारा सामान और अपने आदमी को लेकर बचकर निकल गया था। सेनापति खोजबीन करते करते किले के आखिरी छोर तक पहुँच चुका था। रात भी हो चुकी थी और अंधेरा भी हो चुका था। इसे इत्तेफाक कहिए या कुछ और कि उस दिन अमावस्या की रात थी और आगे बहुत घना जंगल भी था। सेनापति भी हैरान था कि किले के बीच में इस तरह का जंगल। तभी एक सिपाही को जंगल के बीच में महल जैसा कुछ नजर आया और वह जोर जोर से कहने लगा, वो देखिए सेनापति जी, कितना बड़ा महल नजर आ रहा है जंगल में, देखिए। सेनापति ने महल देखकर बोला, अरे वाह मेरे शेर वाह, अब तो हमें खजाना मिल ही जाएगा जिसकी हमको तलाश थी। इतनी दूर जंगल में आकर अगर ये महल बनाया है तो यकीनन खजाना इसी में रखा होगा। चलो इस महल की तरफ, इस महल की तलाशी लेते हैं। और फिर सेनापति सिपाहियों के साथ उस महल में जा घुसे। महल में पूरी तरह से अंधेरा था और सन्नाटा भी था, क्योंकि आज अमावस्या की रात थी, इसलिए सारी परियां महल की रोशनी पूरी तरह से बंद करके वहां से जा चुकी थी। सेनापति ने महल में प्रवेश किया और कहा, अरे बड़ा अंधेरा है यहाँ पर तो, ये कैसा महल है? ऐसा लगता है यहाँ पर तो भूतों का वास है। कोई मशाल जलाओ जरा यहाँ पर। तभी एक सिपाही ने मशाल जला दी। सेनापति महलों में आगे की ओर बढ़ चला और अगल बगल में सिपाही सब ढूंढ रहे थे और देख रहे थे। तभी एक सिपाही का हाथ एक गोल से पत्थर को छू गया। वह पत्थर हाथ के छूते ही तुरंत चमक उठा, जैसे कोई पूर्णिमा का चांद चमक रहा हो, और उससे सारे महल में रोशनी हो गई। यह सब देखकर सेनापति बोल उठा, अरे वाह, भूतों का वास नहीं, यह तो कोई परियों का महल लगता है। बहुत सुंदर महल है ये तो। और फिर सभी उस रोशनी में महल की हर जगह खोजबीन करने लगे। उसी जैसे 4-5 पत्थर और रखे हुए थे उस महल में, जिसे भी छुआ जाता वही चांद की तरह चमकने लगता। अब महल में बहुत ही रोशनी हो चुकी थी। सेनापति एक और बनी एक बड़ी सी सिंहासन नुमा कुर्सी पर बैठ गया और सिपाहियों से कहने लगा, भाई महल तो बहुत अच्छा है, लगता है हमें यहाँ पर बहुत कुछ मिल सकता है। खजाना भी मिलेगा और भी बहुत कुछ मिलेगा। अच्छे से खोजबीन करो जरा। और सारे सिपाहियों ने पूरे महल में जा जाकर खोजबीन शुरू कर दी।
उनको जो भी वस्तु वहाँ से मिलती वह उन्हें एक चमत्कार जैसी लगती, क्योंकि वहाँ से सामान ही कुछ ऐसा मिल रहा था जो सही में अजीब होता और सब उसे देखकर हैरान हो जाते। वहाँ से उन्हें एक बड़ा सा शीशा मिला जिसको छूते ही उसमें गीत संगीत बजने लगा और परियों का नृत्य होता दिखाई देने लगा। उसके अंदर एक सुराही मिली जिसके अंदर से बहुत ही मीठा और ठंडा शरबत निकल रहा था। सभी ने जी भर कर शरबत पिया, लेकिन छोटी सी सुराही से शरबत खत्म ही नहीं हो रहा था। एक फूलदान मिला जिसमें वही फूला रानी के फूल रखे हुए थे, जिनमें से बहुत ही अच्छी सुगंध आ रही थी। कुछ सिपाहियों ने उसमें से बहुत सारे फूल निकाले, लेकिन फूलदान में से फूल खत्म ही नहीं हो रहे थे। ऐसा कुछ और भी सामान मिला, लेकिन खजाना नहीं मिला। फिर सेनापति ने एक बैलगाड़ी मंगवाई और सारा सामान उस पर लदवा कर वहाँ भिजवा दिया जहाँ पर सुल्तान खिजर खान आराम कर रहा था। लगभग रात भी एक पहर गुजर चुकी थी, तभी उनको जंगल के उस पार से जोर जोर का शोर सुनाई देने लगा। ढोलों की थाप सुनाई देने लगी। ऐसे लग रहा था जैसे कोई आदिवासी समुदाय नाच गा रहा हो और जश्न मना रहा हो। यह सुनकर सेनापति ने कहा, ये शोर कहाँ से आ रहा है? लगता है कोई जश्न हो रहा है। चलो जंगल के उस पार चलते हैं, जरा देखते हैं वहाँ पर हो क्या रहा है। फिर सभी लोग घोड़ों पर चढ़कर जंगल में आगे की ओर चल पड़े। जंगल इतना घना था कि रास्ता मिलना मुश्किल हो रहा था, इसलिए उन्हें मसाले जलानी पड़ी और मसालों की रोशनी में सभी आगे बढ़ते गए। जैसे ही जंगल से पार निकले, सामने पहाड़ नजर आ रहा था और सामने का दृश्य देखकर सभी हैरान हो गए और एकदम सभी ने अपने घोड़े रोक दिए। सामने बड़े बड़े जिन और जिन्नात नाच रहे थे, गा रहे थे और ढोल बजा रहे थे। यह देखकर सभी भयभीत हो गए। अभी वे कुछ समझ पाते कि उससे पहले ही एक बहुत बड़ा जिन उनके सामने आकर खड़ा हो गया और कहने लगा, सेनापति मोहम्मद खान, अगर अपनी सलामती चाहते हो तो लौट जाइए यहाँ से। हमारे जश्न में बाधा डालने की कोशिश मत करना, वरना बहुत बुरा होगा। काली घाटी में सदियों से हमारा राज था और हमारा ही रहेगा। अगर तुम सेनापति हो तो हम भी जिन्नातों के राजा हैं। चले जाइए यहाँ से, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। यह सब देख सुनकर सेनापति और सिपाही इतने डर गए कि तुरंत वहाँ से घोड़े दौड़ाए और वापस सीधे जहाँ पर सुल्तान खिजर खान आराम कर रहे थे वहाँ आकर दम लिया। सुबह होते ही सेनापति ने यह सारी घटना सुल्तान खिजर खान को बताई और कहा, सुल्तान मेरी मानिए तो हमें ये किला छोड़ देना चाहिए। हम किसी राजा की सेना से तो लड़ सकते हैं, परंतु भूतों और जिन्नों से लड़ना हमारे बस की बात नहीं। और फिर पता नहीं ये जिन कब और क्या नुकसान कर दें हमारा। यह सब सुनकर और सेनापति को घबराया हुआ देखकर सुल्तान ने सेनापति को थोड़ा हौसला दिया और कहा, अरे भाई खान साहब, तुम सेनापति हो, 30,000 की सेना है तुम्हारे पास और तुम इस तरीके से डर रहे हो। थोड़ी हिम्मत रखो, चलो हम देखते हैं क्या माजरा है। कौन सा है वो जिन, जरा हम भी तो देखें। और फिर सुल्तान खिजर खान सेनापति और कुछ सेना के सिपाहियों को साथ लेकर खुद वहां जंगल के पास पहुंच गया। घोड़ों पर चढ़कर इतने घने जंगल को देखकर सुल्तान बोला, अरे भाई क्या बात है, इतना घना जंगल है, सूरज की रोशनी तक नीचे नहीं आ रही है। इतने घने जंगल में तो भूत और जिन ही रहेंगे ना। चलो पहले सारी सेना से ये हुक्म दो कि ये सारा जंगल काट कर बिल्कुल साफ कर दें, फिर देखते हैं ये जिन और भूत कहाँ रहते हैं। और फिर सुल्तान ने सारी सेना को हुक्म देकर सारा जंगल काट देने को कहा। अगले 2 दिनों तक सारी सेना जंगल काटती रही और फिर तीसरे दिन तक सारा जंगल कट कर साफ हो गया। फिर सेनापति ने सुल्तान के पास जाकर कहा, सुल्तान सारा जंगल कटकर साफ हो गया है, अब आगे क्या हुक्म है बताइए। ठीक है सेनापति, कल सुबह तकरीबन 10,000 सेना को तैयार रखो, फिर देखते हैं कौन सा जिन है वो। घोड़ों के पीछे डालकर खींचेंगे उसको। आज तो यहाँ वो रहेगा या हम रहेंगे। और फिर सुल्तान सेनापति और 10,000 सेना को साथ लेकर किले के उस ओर चले गए। वहाँ पहुँचे तो ऐसी कोई अनहोनी घटना नहीं हुई। तभी सेनापति ने देखा कि सामने पहाड़ में कुछ गुफाएं नजर आ रही थी। कुछ छोटी थी और एक बहुत बड़ी गुफा थी। तभी सेनापति ने कहा, सुल्तान
उस दिन वहाँ पर हुई थी वो घटना, वही जहाँ पर वो गुफाएं नजर आ रही हैं। यह सब देखकर सुल्तान ने कहा, चलो थोड़ा आगे चलते हैं। और फिर सुल्तान सेनापति के साथ और कुछ सिपाहियों को लेकर बड़ी वाली गुफा में जा घुसे। गुफा आगे की आगे लंबी जा रही थी और वह गुफा के अंदर आगे तक चले गए और फिर गुफा अगली तरफ पहाड़ के पार निकल गई। यह सब देखकर सुल्तान ने कहा, अच्छा, तो इसी रास्ते से राजा विक्रमजीत सब कुछ लेकर निकल गया होगा, तभी तो सारा किला खाली हो गया है। चलो वापिस चलते हैं अब। कोई जिन भूत नहीं है यहाँ पर, वैसे ही तुम डर कर भाग गए उस दिन। चलो। फिर गुफा से वापस बाहर निकलकर सारी सेना को बुलाकर सुल्तान ने कहा, सुनो, ये सारी गुफाएं बंद कर दो बड़े बड़े पत्थर डालकर। चलो लग जाओ सारी सेना, उठाओ पत्थर। और फिर सारी सेना ने पत्थर उठाकर गुफाएं बंद करनी शुरू कर दी। बस फिर क्या था, देखते ही देखते तबाही शुरू हो गई। चीख पुकार मच गई। किसी का घोड़ा हवा में उड़ रहा था तो कोई किसी जिन के पैरों के नीचे कुचला जा रहा था। कोई मर रहा था, कोई चीख रहा था, कोई रो रहा था। देखते ही देखते सुल्तान के आधी से ज्यादा सेना मर चुकी थी और बाकी वापस भाग चुकी थी। सुल्तान और सेनापति भी घोड़ा भगाकर वापस आ गए और फिर आते ही सारी सेना को बुलाकर सुल्तान ने कहा, चलो चलो सारी सेना वापिस चलो, भाग चलो। इस किले में जिन और भूत रहते हैं, बाहर चलो किले से सारे, वरना मारे जाओगे यहाँ पर। और फिर देखते ही देखते खिजर खान की सारी सेना ने लालगढ़ का किला खाली कर दिया और बाहर आकर सुल्तान ने यह खबर सारे इलाके में फैला दी कि लालगढ़ किले में जिन और भूत रहते हैं। उन जिनों से लड़ना किसी भी सेना के बस में नहीं है। लालगढ़ भूतों का किला है। उधर परियां जब सुबह अपने महल में आई तो महल के अंदर सब तहस नहस था। उन्होंने यह सोचा कि यह सब जिन्नों ने किया है, परंतु फिर भी उन्होंने अपना महल दोबारा से वैसे ही सब ठीक ठाक कर लिया। महल में रोशनी का इंतजाम भी सब वैसा ही हो गया, लेकिन अब जब जंगल कट चुका था इसलिए महल की सारी रोशनी जिन्नों की गुफाओं में जाने लगी। जिन्नों को अब वैसे भी बहुत गुस्सा आया हुआ था और ऊपर से महल की रोशनी उन्हें तंग करने लगी। तब एक रात को जिन्नों ने महल में जाकर रोशनी खत्म कर दी, महल में तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी और परियों को वहां से भगा दिया और महल पर कब्जा कर लिया। परियां वापस अपने पेड़ों पर चली गई। तब से ही यह महल भूतों वाली लाल कोठी के नाम से मशहूर है और लालगढ़ का किला भूतों वाले किले के नाम से मशहूर हो गया। तब से लालगढ़ के किले में कोई नहीं जाता। तो बच्चों, आपको क्या समझ आया? मनुष्य ने अपने लालच के कारण परियों और जिन्नों को भी नहीं छोड़ा और इस तरह से अच्छाई खत्म हो गई और बुराई ने अपना राज पसार लिया।